हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। अब मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों राजस्थान रिफाइनरी के लिए जो है पंप कंप्रेसर और हीट एक्सचेंजर पे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और इसमें जो है अप्रोक्स लगभग 125 क्वेश्चन मैंने जो है पूरा करेक्ट किए हैं। ठीक है, सबसे पहले पंप सेक्शन से देखा जाए कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी और जिनके चांसेस जो हैं आने के। जैसे पंप में पहला क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप को जो है स्टार्ट करने से पहले उसका डिस्चार्ज वाल्व क्या होना चाहिए, तो वो खुला होना चाहिए, डिस्चार्ज वाल्व उसका खुला होना चाहिए। और कह रहा है कि मीटरिंग पंप जितने होते हैं जो केमिकल डोजिंग करते हैं या मीटरिंग मतलब एकदम एक्यूरेट फ्लो जो है देते हैं, वो किस टाइप के पंप होते हैं, तो उसे रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं। रेसिप्रोकेटिंग टाइप के पंप होते हैं जितने भी मीटरिंग पंप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिप वैल्यू जो है जो पंप का अगर देखा जाए तो मोटर बाइंडिंग का टेम्परेचर कितना बढ़ जाने पे जो है ट्रिपिंग दी जाती है। तो देखिए जो है पंप के मोटर पे ट्रिपिंग होती है या पंप के जो है पंप पे भी होती है। जैसे कुछ ट्रिपिंग पॉइंट जैसे पूछ चुका है ऑलरेडी कि जो है बेरिंग ऑयल मतलब बेरिंग का टेम्परेचर कितना हो जाए तो एक तरह से ट्रिपिंग हो सकती है, या जो है एक्सियल डिस्प्लेसमेंट या हाई वाइब्रेशन, ये सब जो है ट्रिपिंग वैल्यू हैं। तो उसी तरह एक वाइंडिंग टेम्परेचर का है ट्रिप वैल्यू जिस पे जो है मोटर जो है ट्रिप हो कर देगा। तो 40 से 50 डिग्री अगर टेम्परेचर बाइंडिंग टेम्परेचर हो जाए तो वो ट्रिप कर देगा। ठीक है, जितने केमिकल डोजिंग पंप हैं जैसे टीएसपी डोजिंग हो गया या आपका हाइड्रोजन डोजिंग हो गया या कोई भी केमिकल डोजिंग, वो किस टाइप के पंप होते हैं, तो वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप के होते हैं। अगर पंप का इम्पेलर ट्रिम हो जाए, ट्रिमिंग मतलब एक तरह से मुड़ जाए, तो उस केस में जो है पंप का डिस्चार्ज क्या होगा, तो पंप का डिस्चार्ज प्रेशर जो है एक तरह से जो प्रेशर जो पहले सपोज कीजिए 40 आ रहा है तो वो घट के जो है 30 हो जाएगा, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एयर वसल जो है एक तरह से रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्यों जो है दिया जाता है, तो एयर वेसल से जो है एक तरह से जिसे डैम्पनर भी कहते हैं, तो वो एक तरह से एक्सीलरेशन को जो है मिनिमाइज कर देता है, रिड्यूस एक्सीलरेशन टू मिनिमाइज। ठीक है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप आर नो मूव टू सीन इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ। कर रेसिप्रोकेटिंग पंप को जो है हम इंडस्ट्री में ज़्यादातर नहीं देखते। ऐसा क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है उसका हाई इनिशियल कॉस्ट होता है तथा मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रेसिप्रोकेटिंग पंप कोई जो है इंडस्ट्री में ज़्यादा लगाता नहीं है। ठीक है, इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द जो है फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द इम्पेलर, यानी कि केसिंग से जो पानी जो है निकल रहा है, इम्पेलर को छोड़ते हुए बाहर निकल रहा है, तो वो किस टाइप का मोशन करता है, तो वो फ्री वोर्टेक्स मोशन करता है। ठीक है, हेड डेवलप बाय अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा जो हेड डेवलप किया जाता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो वो इम्पेलर के डायमीटर पे और स्पीड पे, दोनों पे। ठीक है, द स्टार्टिंग ऑन एक्सेल फ्लो पंप, एक्सेल फ्लो पंप को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसका जो है डिलीवरी वाल्व को क्या करोगे, यानी डिस्चार्ज वाल्व को क्या रखोगे, तो वो ओपन रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किस पे होगी, किस टाइप का ब्लेड जब हो तो बेंट बैकवर्ड, अगर जो है उसका ब्लेड बेंट बैकवर्ड है तो एफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल पंप की बढ़ जाएगी। ठीक है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप वही जो है इम्पेलर को जो छोड़ते हुए पानी निकल रहा है उसका जो है वही पूछ रहा है कौन सा मोशन रहेगा, तो वोर्टेक्स। ठीक है, इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, बहुत इजी है, ये कई बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। किसी एक वैल्यू को दे देगा, इनमें से तीन कोई देगा, एक को पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है स्पीड दे रखा है, फ्लो दे रखा है, हेड दे रखा है, पावर दे रखा है। ठीक है, और पूछ रहा है कि अगर जो है हम आरपीएम जो पहले 1000 आरपीएम है, तो 1000 से जो है 1500 कर दें तो नया जो फ्लो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, न्यू फ्लो। ठीक है, ये सारे इनिशियल फ्लो दे रखा है कि जो है इनिशियल स्पीड उसकी 1000 थी, इनिशियल फ्लो 1200 था, जो है हेड 20 मीटर था, पावर जो है 5 एचपी था। तो फिर करा कि अगर जो है
स्पीड जो है 1000 RPM से बढ़ा के 1500 कर दिया जाए तो उसका जो है न्यू फ्लो मतलब नया फ्लो क्या होगा। तो देखिए ये फार्मूला आपका Q1/N1 बराबर Q2/N2। तो Q2 पूछा है तो Q1N2/N1 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू दे रखी उसी पर रख लीजिए और जो है सॉल्व कीजिए। तो ये निकल के 1800 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। टेक्निकली ये न्यूमेरिकल देखने में जो है पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद हो तो 1 मिनट नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो ये जो बहुत प्रैक्टिस इसकी थोड़ा कर लीजिएगा। नेक्स्ट मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज कहाँ पे करेंगे। तो ये जो है जहाँ पे हमें हाई हेड की ज़रूरत है तो वहाँ पे मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करेंगे। पावर रिक्वायर्ड जो है पंप को ड्राइव करने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है। तो N⁻³ है। जो ये अफिनिटी ला है पंप का जो है जिसमें Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NH N² और पावर N का क्यूब। ठीक है, तो ये सब जो है आपको पढ़ना है अफिनिटी ला पंप का। स्लिप अगर निकालना है रेसिप्रोकेटिंग का, उसका फार्मूला क्या है। तो ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज अपन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये निकाल देंगे तो स्लिप जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप की निकल आ जाएगी। लो स्पेसिफिक स्पीड पंप जो है बेसिकली जो है कौन से होते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप जितने हैं वो लो स्पेसिफिक स्पीड वाले पंप हैं। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड इंटर द पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है लिक्विड कहाँ से इंटर करता है। तो एट द सेंटर बीच से। ठीक है, या पंप आई भी अगर है ऑप्शन तो वो भी टिक कर दीजिए, वो भी सही है। ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एट अ हाई प्रेशर, अगर डिस्चार्ज कम हो रखना है प्रेशर ज़्यादा रखना है तो किस पंप का यूज करेंगे। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप का। कह रहा है कि इन सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन व्हेन ब्लेड आर, तो बेंट बैकवर्ड अगर ब्लेड है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलेगी। मोशन ऑफ अ लिक्विड इन अ वॉल्यूट केसिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एग्जांपल ऑफ, तो वो जो है स्पाइरल वोर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है। मतलब कुछ भी फ्लो का कोई भी पूछे तो वोर्टेक्स जहाँ लगे उसको आंख बंद करके मार दीजिए, सही है। फॉर हाई डिस्चार्ज एट अ लो प्रेशर, यानी डिस्चार्ज ज़्यादा रखना है प्रेशर कम रखना है तो उसके लिए आपको क्या पंप कौन सा पंप चाहिए। तो उस वहाँ पे जो है एक्सियल पंप। और बेसिकली जो है अगर उसमें फ्लड कंट्रोल या इरिगेशन ज़रूर देना होना है। अगर फ्लड कंट्रोल या इरिगेशन एप्लीकेशन ना हो और डायरेक्ट बोल दे कि हाई डिस्चार्ज और लो प्रेशर चाहिए तो वो सेंट्रीफ्यूगल भी सही है। लेकिन अगर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए और बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए अगर जहाँ बोल दे तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल नहीं, वहाँ पे एक्सेल फ्लो पंप हो जाएगा। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप के क्या होते थे N/Q H/3/4 की पावर। ठीक है, रोटरी पंप कौन सा नहीं है। तो एक्सेल पंप जितना है वो मतलब एक्सेल पंप पूछा गया है कि एक्सेल पंप क्या रोटरी पंप है। तो एक्सेल पंप जो है रोटरी पंप के श्रेणी में नहीं आता। और पंपिंग विस्कस फ्लूइड मतलब हाई विस्कस फ्लूइड को पंप करना है तो कौन सा पंप यूज करेंगे। तो हाई विस्कस फ्लूइड के लिए जो है स्क्रू पंप का यूज करेंगे। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी सेंट्रीफ्यूगल पंप की निकालनी है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मल्टीपल जो है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मल्टीपल मैकेनिकल एफिशिएंसी, तीनों का गुणा कर देंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकल जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप की। ठीक है, नेक्स्ट है ए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर टू सिंगल एक्टिंग पंप विल हैव नियरली। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार ये आ चुका है कि जो है एक जो है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है और एक सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो दोनों जो है एक दूसरे से कैसे जो है अलग हैं। तो देखिए जो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटर पंप है उसका जो फ्लो जो है डबल है, मतलब कि डबल हो जाएगा क्योंकि जो है वो दोनों तरफ से सक्शन लेगा, दोनों तरफ से डिस्चार्ज करेगा, डबल एक्टिंग करेगा। तो वहाँ पे जो है उसका फ्लो भी सिंगल एक्टिंग के अपेक्षा डबल हो जाएगा, दोनों जगह से निकलेगा डबल हो जाएगा। ठीक है, एक HP बराबर कितना किलोवाट कितना वाट। तो 745 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि पंप का डिस्चार्ज जो है आधा कर दिया जाए और ये मान लिया जाए कि उसका स्पीड जो है वही है, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो H1 और H2 का जो है एक तरह से रेशियो क्या होगा। तो ये जो है 2 पे 2 2 टू पावर 3 या अंडर रूट
मतलब Q4 हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है वाई आर सर्ज टैंक यूज इन अ पाइपलाइन। पाइपलाइन में सर्ज टैंक का यूज क्यों करते हैं? तो सर्ज टैंक का यूज जो है एक तरह से रिलीव द प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग के वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ उसको रिलीज करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दम नहीं है लेकिन ये आया हुआ है। क्या एक रेसिप्रोकेटिंग वाटर पंप है जो 100 लीटर वाटर को डिलीवर कर रहा है पर सेकेंड में, ठीक है। और फिर कह रहा है उसका सक्शन हेड जो है 5 मीटर है, डिलीवरी हेड जो है 15 मीटर है, और पावर रिक्वायर्ड पूछा है, ठीक है। तो पावर रिक्वायर्ड दो दो मतलब उसमें निकाल सकते हैं, पावर रिक्वायर्ड दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो पावर को एचपी में निकाल सकते हैं, और दूसरा जो है पावर को हम जो वाट के टर्म में, वाट या किलोवाट के टर्म में निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एचपी के टर्म में निकालते हैं, हार्स पावर को। तो ये होता है WQHS प्लस HD अपान 75। यहाँ पर W हमारा स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड है जो 1 है वाटर के केस में, Q जो है डिस्चार्ज ऑफ द पंप है जो 100 लीटर पर सेकंड है, HS जो है सक्शन हेड इन मीटर, मीटर में जो उसका सक्शन हेड है जो 5 मीटर है, HD जो है डिलीवरी हेड है जो 15 मीटर है। बस ये वैल्यू पूरा रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो 26.6 के आसपास आएगा, ठीक है। अब अगर वाट के टर्म में निकालना है, पावर को वाट के टर्म में, तो Q रो जी HD प्लस HS लग जाएगा, जहाँ पे रो हमारा डेंसिटी हो जाएगा, जी हमारी ग्रेविटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब वहीं Q 100 रखिए, रो 1 रखिए, जी 10 रखिए, और HD और HS यानी कि 15 प्लस 5 यानी 20 रखिए, तो 20,000 आ जाएगा, 20,000 वाट। और उसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1,000 से भाग देंगे तो 20 किलो वाट इसका आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, इतना सब कुछ दे रखा है, बस आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए, तुरंत ये सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके डिस्चार्ज और रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिस्चार्ज पूछने में आए हुए हैं क्वेश्चन की, जो है उसमें सारी वैल्यू दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखा है, और पूछा है रेसिप्रोकेटिंग का जो है डिस्चार्ज क्या होगा। तो लान अपन 60 हो जाता है सिंगल एक्टिंग के लिए। अगर डबल एक्टिंग के लिए देखेंगे तो 2 लान अपन 60, यहाँ ए हमारा एरिया है, एल हमारा लेंथ है, ठीक है। और जो है इसमें जो है 34-35 जो है जितना, ये आपको न्यूमेरिकल थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रेसर के। अब पंप का हो गया, कंप्रेसर में देखते हैं कंप्रेसर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या आ चुका है ऑलरेडी। तो इंटर स्टेज कूलर आर प्रोवाइड इन अ मल्टी स्टेज कंप्रेसर टू। देखिए इंटर स्टेज कूलर क्या होता है वो लास्ट में आपको डायग्राम के माध्यम से मैंने बनाया है, उससे पता चल जाएगा इंटर स्टेज कूलर क्या होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इंटर स्टेज कूलर को मल्टी स्टेज कंप्रेसर में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इनकी वजह से जो है पावर की सेविंग होती है, ठीक है, गिवन वैल्यू में। कैसे होती है वो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। कंप्रेसर का जो ट्रिप वैल्यू है वो लो ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर पे, तो उसकी वैल्यू कितनी है ये एक्सपीरियंस जो मतलब जो चलाया है उसको जो है पता होगा कि जो है कंप्रेसर का ट्रिपिंग जो है लो ल्यूब ऑयल हेडर प्रेशर पर कितना होता है। तो 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से होता है, ठीक है। लिक्विड जो है गैसेस में जो आती हैं सक्शन के लिए, उनको कहाँ पे सेपरेट करते हैं? तो वहाँ पे जो है नॉकआउट ड्रम, KOD यानी नॉकआउट ड्रम में जो है लिक्विड में अगर मॉइस्चर वगैरह है या कुछ कंडेंसेट वगैरह है तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री एयर क्या है? तो फ्री एयर की प्रॉपर्टी ये है कि वो जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे रहेगी किसी भी लोकेशन पे। स्टैंडर्ड एयर की फिक्स एक टर्म है कि टेम्परेचर 20 होगा, प्रेशर 1 होगा, और RS जो है 36 होगा, ठीक है। एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है? तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो है नो हीट लीव या इंटर द कंप्रेसर सिलेंडर ड्यूरिंग कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन के दौरान सिलेंडर में ना कोई हीट ऐड होती है ना आउट होती है, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर दे रखा है 5 मीटर क्यूब पर मिनट। तो एक तरह से 5 मीटर क्यूब पर मिनट को और क्या कह सकते हैं? तो इसे फ्री एयर कहेंगे, ठीक है। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्रेशन एयर इज टू बी कंप्रेस इट। कह रहा है कि आजकल सबसे ज़्यादा जो है
किस टाइप का कंप्रेशन जो है हो रहा है, तो आइसोथर्मली हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन इन अ कंप्रेशन एयर व्हेन द कंप्रेशन इज, कह रहा है कि मैक्सिमम वर्क डन किस टाइप के कंप्रेशन में होगा, तो एडियाबेटिक कंप्रेसर में होगा, ठीक है। द प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ एयर एट अ सक्शन ऑफ द कंप्रेसर आर, कह रहा है कि जो कंप्रेसर की सक्शन लाइन है, ठीक है, जैसे मैं इधर लास्ट में ही दिखा दे रहा हूँ आपको कंप्रेसर की सक्शन लाइन। जैसे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर जो है सक्शन लाइन में आया, ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो सक्शन लाइन पे जो है एयर का टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है एक तरह से जो एटमॉस्फेरिक एयर जो सक करके नकआउट ड्रम में जा रही है, नकआउट ड्रम से जो है ये फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर के सक्शन में जा रही है, उसके बाद डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जस्ट जो इन हो रहे केओडी में, तो वहाँ पे जो है एयर का प्रेशर क्या होगा, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होगा, तो ज़्यादा होगा, क्योंकि एयर जो है सक करके कंप्रेसर ले रहा है, तो जहाँ थोड़ा सा यहाँ पे एयर के पार्टिकल में थोड़ा कोलोजन होगा, तो टेम्परेचर थोड़ा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से थोड़ा जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो है का जो प्रेशर और टेम्परेचर अगर हम देखा जाए सक्शन लाइन में, तो प्रेशर स्लाइटली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। द कंप्रेसर कैपेसिटी विथ डिक्रीज इन सक्शन टेम्परेचर, कह रहा है कि अगर सक्शन का टेम्परेचर घटा दिया जाए, किसी गैस का जो टेम्परेचर अगर घटा दिया जाए सक्शन पॉइंट पे, तो उसकी कंप्रेसर की कैपेसिटी क्या होगी, तो कंप्रेसर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम हुआ तो गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो गैस की डेंसिटी जो बढ़ जाएगी तो मास फ्लो जो है गैस का बढ़ जाएगा, और मास फ्लो जब गैस का बढ़ जाएगा तो कैपेसिटी कंप्रेसर की भी बढ़ जाएगी, ठीक है। एरोप्लेन में जो है किस टाइप का कंप्रेसर यूज होता है, तो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर होता है। इंटरकूलिंग इन कंप्रेसर, इंटरकूलिंग कंप्रेसर का क्यों करते हैं, क्योंकि जो है इससे जो है पावर की सेविंग होती है उसी गिवन वॉल्यूम और गिवन प्रेशर पर। कैसे होती है लास्ट में आपको बताएंगे डायग्राम जब समझाएंगे। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर 327 डिग्री पे इफ़ इट्स वॉल्यूम 27 डिग्री इज़ 1.5 मीटर क्यूब। कह रहा है कि 327 डिग्री पे जो है गैस का वॉल्यूम क्या होगा, जबकि 27 डिग्री पे उसका गैस का वॉल्यूम जो है 1.5 मीटर क्यूब है। तो देखिए V1 T1 अपन मतलब V1/T1 इक्वल टू V2/T2 इस फार्मूले से लगाएंगे, तो इसमें आपको देखिए 27 डिग्री T1 पहला टेम्परेचर है और 1.5 मीटर क्यूब ये V1 पहला वॉल्यूम है, दूसरा टेम्परेचर 327 दे रखा है और दूसरा वॉल्यूम पूछ रहा है, तो दूसरा वॉल्यूम बराबर V1T2/T1 हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है कि जो भी टेम्परेचर लेना है उसको केल्विन में लेना है, तभी ये आ जाएगा 103 आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड, तो उसे मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और स्वेप्ट वॉल्यूम वगैरह क्या है वो आपको जो है एक लिंक मेरा कमेंट बॉक्स में ही रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है पहला कंप्रेसर के जो 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो जो उसमें स्विफ्ट वॉल्यूम वगैरह सब बताए हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, तो वो मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेंडर क्लियरेंस, जो है एक तरह से कंप्रेसर में कितना होना चाहिए, तो क्लियरेंस अगर ज़्यादा रहेगा तो गैस या एयर जो भी कंप्रेस हो रही है वहाँ से निकल जाएगी, तो जितना कम से कम हो उतना सही है, ठीक है। रेशियो ऑफ कंप्रेशन इज द रेशियो ऑफ कंप्रेशन रेशियो, पूछा है कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, तो कंप्रेशन रेशियो एक तरह से एब्सोल्यूट डिस्चार्ज प्रेशर अपान एब्सोल्यूट इनटेक यानी सक्शन प्रेशर का ही रेशियो होता है, उसे कहते हैं कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। इल्यूर इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए या एक्सेल कंप्रेसर सब के लिए इल्यूर इक्वेशन यूज होता है, ठीक है। सेपरेटर जनरली कहाँ इंस्टॉल होते हैं, तो ये जो है एक तरह से इंटरकूलर मतलब आफ्टर द इंटरकूलर के बाद जो है सेपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है।
एन एयर रिसीव इज टू प्लेस आउटसाइड शुड बी प्लेस इन, कह रहा है कि जो एयर रिसीव जो एटमॉस्फेयर से कर रहा है उसका पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, तो उसका जो पॉइंट होना चाहिए वो एक तरह से शेड, मतलब टीन का शेड हो, वहाँ पे उसका पॉइंट दे दो। नहीं तो अगर खुले में उसका सक्शन पॉइंट दे देंगे तो बारिश होगी तो पूरा पानी कंप्रेसर में जाएगा और कंप्रेसर के सक्शन से तो दिक्कत करेगा आगे जाके, है ना, पिस्टन विस्टन टूट जाएगा। नेक्स्ट है इन मल्टी स्टेज कंप्रेसर द आइसोथर्मल कंप्रेशन इज अचीव बाई, तो आइसोथर्मल हम कैसे बनाते हैं, तो इंटरकूलर का इस्तेमाल करके, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज़ अ बेस्ट सुटेबल फॉर, तो रेसिप्रोकेटिंग का जहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी चाहिए और प्रेशर एयर का हाई चाहिए वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी का जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी चाहिए और प्रेशर थोड़ा कम चाहिए वहाँ रोटरी कंप्रेसर का। आफ्टर कूलर जो है किस लिए यूज होता है, तो आफ्टर कूलर की वजह से ही जितने मॉइस्चर या जो है ऑयल वगैरह होंगे वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए आफ्टर कूलर ये है, जैसे फर्स्ट स्टेज से डिस्चार्ज गया तो इंटर कूलर है, फिर जो है ऑयल सेपरेट हुआ, फिर सेकंड स्टेज में गया तो यहाँ पे कंप्रेस हुआ। ये देखिए आफ्टर कूलर, आफ्टर कूलर क्या किया कि जो गैस आई उसको ठंडा कर दिया, और ठंडा जब किया तो गैस में जितना भी कंडेंसेट मॉइस्चर वगैरह जो कंडेंस होके नीचे गिरे वो डायरेक्ट जो है सेपरेट आउट हो गए। तो एक तरह से यहाँ पे देखिए कंडेंस रिमूव करने का या ऑयल पार्टिकल जो भी होगा वो रिमूव करने का काम क्या कर रहा है, आफ्टर कूलर कर रहा है। तो वही आफ्टर कूलर को ये पूछ रहा है कि आफ्टर कूलर में क्या होता है, ठीक है। एन एयर कंप्रेसर में बी कंट्रोल बाई, तो एयर कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए आप थ्रोटल कंट्रोल, क्लियरेंस कंट्रोल या ब्लो ऑफ कंट्रोल कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक कंप्रेसर एट अ हाई एल्टीट्यूड विल ड्रा, तो अगर कोई कंप्रेसर जो है हाई एल्टीट्यूड पे है तो वो पावर कम लेगा या ज़्यादा लेगा, तो वो पावर जो है कम लेगा। क्यों कम लेगा दोस्तों, क्योंकि कम वो एयर पाएगा। जैसे ऊपर हम ऊपर हो, जैसे माउंट एवरेस्ट तक अगर आप ऊपर तक जा रहे हो तो वहाँ पे वायु दाब कम हो जाएगा, तो वायु दाब जब हवा रहेगी नहीं तो हवा को कम सक करेगा, तो कम सक को कंप्रेस करने के लिए जो है कम पावर होगी, तो यानी कि लेस पावर यूज होगा, लोड उसका कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इनटेक एयर ही नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है द कंप्रेसर परफॉर्मेंस एट अ हायर एटीट्यूड टू अ सी लेवल, यानी कंप्रेसर का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ रहेगा, हायर एटीट्यूड पे या सी लेवल पे। तो देखिए वही बात हो गई, सी लेवल पे जो है बहुत सारी जो है आपको एयर मिलेगा, ठीक है, तो ज़्यादा एयर मिलेगी तो ज़्यादा कम जो है कंप्रेसर खूब ज़्यादा कंप्रेस करेगा एयर को, तो उसका एक तरह से परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। जबकि ऊपर हायर एटीट्यूड जैसे पर्वत पे एयर का दाब वैसे ही कम रहेगा, एयर कम रहेगी तो वो जो है कम कंप्रेस करेगा, तो ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है। इस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन वर्क ऑन प्रिंसिपल, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन का वर्क है कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी में। सर्जिंग क्या है, तो सर्जिंग जो है मैंने एक वीडियो बनाया है सर्जिंग, चोकिंग और स्टालिंग इन सब का, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो सर्जिंग एक तरह से अनस्टेडी पीरियोडिक और रिवर्स फ्लो है। डिफ्यूज़र इन अ कंप्रेसर इज़ यूज टू, डिफ्यूज़र का यूज कंप्रेसर में किस लिए करते हैं, क्योंकि डिफ्यूज़र जो है कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन थर्मोडाइनमिक एफिशिएंसी ऑफ रोटरी कंप्रेसर इज़ बेस्ड ऑन, तो थर्मोडाइनमिक्स में रोटरी कंप्रेसर का जो एफिशिएंसी है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन पे जो है बेस्ड है, ठीक है। चोकिंग क्या होते हैं कंप्रेसर में, तो इसका मतलब यह है कि फिक्स्ड मास फ्लो रेट रिगार्डलेस ऑफ द प्रेशर रेशियो। मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर रोटरी कंप्रेसर का कितना होता है, तो 10 केजी होता है। फॉर हाई प्रेशर कंप्रेसर फॉलो वाल, तो हाई प्रेशर कंप्रेशन के लिए किस टाइप के वाल का यूज़ करते हैं, तो पॉपेट वाल का यूज़ करते हैं। लॉसेस इन सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या क्या आएगा, तो इनटेक लॉसेस, इनलेट लॉसेस, इम्पेलर चैनल लॉसेस या डिफ्यूजर लॉसेस, ये सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर इज कॉल्ड, तो जो कंप्रेसर जो है जिस एयर के वॉल्यूम को डिलीवर करता है उसको कंप्रेसर की कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू स्वेप वॉल्यूम इन अ केस ऑफ
कंप्रेसर इज कॉल्ड, टू से मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। एक्सेल फ्लो कंप्रेसर को किस के साथ रिसेंबल करते हैं, तो स्टीम टरबाइन के साथ, ठीक है। द क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ एयर इज केप्ट मिनिमम बिकॉज, तो वॉल्यूम को क्लियरेंस जो है एक तरह से जितना कम रखेंगे उतना ही जो कंप्रेसर की एफिशिएंसी जो है अच्छी होगी, यानी कि इट इज़ ग्रेटली अफेक्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। स्टालिंग ऑफ ब्लेड इन एक्सेल फ्लो कंप्रेसर इज द फिनोमेना, तो जिस पे जो है एयर स्ट्रीम नॉट एबल टू फॉलो द ब्लेड कॉन्टोर, यानी कि जो ब्लेड जिस आकार में बनी है उसके साथ जो है एयर का फ्लो नहीं होता, वो अनेबल हो जाती है उसका मतलब उसको फॉलो करना, ठीक है। कह रहे हैं इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हाउ कैन प्रेशर रेशियो बी इंक्रीज, तो प्रेशर रेशियो बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले जो है इंक्रीज टिप स्पीड और जो इनलेट टेम्परेचर है उसको जो है आपको कम करेंगे, है ना। डिक्रीज इनलेट टेम्परेचर, जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर कम होगा तो मास फ्लो रेट बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है ड्रा होगी, खींचेगी, ठीक है। प्रेशर रेशियो जो है फैन का कितना होता है 1.1 होता है, ब्लोअर की कितनी होती है 2.5 होती है, सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर के कितनी होती है 10 होती है, एक्सेल फ्लो एयर कंप्रेसर का कितना होता है 4, यानी कि कंप्रेसर की सबसे ज़्यादा, ब्लोअर की उससे कम और सबसे कम फैन की, ठीक है। विच टाइप ऑफ इम्पेलर वेन आर मोस्ट कॉमनली यूज इन अ सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर, तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर में किस टाइप के जब वेन यूज होती है, तो बैकवर्ड कर्व वेन, ठीक है। एक जो है ये क्वेश्चन है 44वां के सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज सुटेबल फॉर विच, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जहाँ पे आपको प्रेशर जो है कम और फ्लो जो है हाई रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम से पूछा गया है कि कंप्रेसर का इसमें डायग्राम क्या है, तो ये डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है। बाकी कंप्रेसर क्या होता है उसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक एयर से जो है मैं डायग्राम क्यों बनाया हूँ वो भी बता दूँ आपको, इंटरकूलर और आफ्टर कूलर समझाने के लिए, क्योंकि इंटरकूलर आफ्टर कूलर कई बार पूछ लेता है, तो इंटरकूलर आफ्टर कूलर इसमें आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एटमॉस्फेरिक एयर जो है केओडी में सबसे पहले शक हुई, तो केओडी एक तरह से क्या है, ये जो है नॉकआउट ड्रम है जहाँ पे मॉइस्चर या ऑयल या कुछ भी होगा लिक्विड फेज में वो सेपरेट हो जाएगा, फिर ये जाएगा फर्स्ट स्टेज के सक्शन में, फिर ये फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज में जाएगा, मतलब यहाँ पे कंप्रेस होगा, उसके बाद जो है डिस्चार्ज इसका जाएगा इंटरकूलर में, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज का जो डिस्चार्ज है वो सबसे पहले जिसमें जा रहा है गैस उसको कहेंगे इंटरकूलर। इंटरकूलर में बेसिकली होता क्या है कि जो हॉट गैस है वो कूलिंग वाटर के संपर्क में आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें अगर कोई मॉइस्चर वगैरह है वो सीधे केओडी में जाके सेपरेट आउट हो जाए, फिर वो जो है जाएगा सेकेंड स्टेज के कंप्रेसर में, और सेकेंड स्टेज का कंप्रेसर उसको फाइनली कंप्रेस करके फिर उसको जिसमें भेजेगा उसको कहेंगे आफ्टर कूलर। आफ्टर कूलर में भी वही चीज़ है, बस ये इंटर कूलर में फर्स्ट स्टेज का डिस्चार्ज है और आफ्टर कूलर सेकेंड स्टेज का डिस्चार्ज है, यहाँ भी वही काम होगा कि थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर है तो वो सेपरेट आउट ये जो केओडी में ले जाके उसको भी सेपरेट आउट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको प्लांट के लिए भेज देंगे। ये आपका जो है डेमस्टर पैड भी है इसमें लगा हुआ, ठीक है। तो ये कंप्रेसर का भी ख़त्म हो गया। हीट एक्सचेंजर पे देख लेते हैं, हीट एक्सचेंजर पे क्या क्या क्वेश्चन है। तो हीट एक्सचेंजर में डबल पाइप हीट एक्सचेंजर को पूछा है कि कब यूज करते हैं, तो जब हमें हीट ट्रांसफ़र एरिया कम होता है, जैसे 100 से 200 फीट स्क्वायर चाहिए, तो वहाँ पे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ट्यूब पिच एक तरह से क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, डिस्टेंस ऑफ टू ट्यूब, ठीक है। वाइल टेकिंग अ हीट एक्सचेंजर इन अ लाइन विच स्ट्रीम चार्ज फर्स्ट, कह रहे कि अगर हीट एक्सचेंजर को आपको लाइन में लेना है तो सबसे पहले मान लो आपके पास एक हॉट स्ट्रीम है और एक कोल्ड स्ट्रीम है, तो कौन सा स्ट्रीम पहले लाइन में लेंगे, तो कोल्ड स्ट्रीम पहले लाइन में लेंगे। मोर विस्कस फ्लूइड को किधर रखेंगे, सेल साइड में या ट्यूब साइड में, तो उसको सेल साइड में रखेंगे, क्योंकि ट्यूब साइड में अगर मोर विस्कस जाएगा तो ट्यूबों में पूरा जम जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिज लॉक एक्सचेंजर, एक तरह से ये कब यूज होता है, तो हाई प्रेशर सर्विस के लिए जो है ब्रिज लॉक एक्सचेंजर यूज करते हैं, ठीक है। और ये किस टाइप का होता है ये भी पूछा गया है, ठीक है। विच एक्सचेंजर इज प्रोन टू लीकेज,
यानी कि किस एक्सचेंजर में लीकेज बिल्कुल न के बराबर है, तो वो जो है ब्रिज लॉक वही वाला है, ठीक है। बैफल जो है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में क्यों यूज होता है, तो वो बैफल्स की वजह से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में एक तरह से क्या होता है, तो हीट ट्रांसफ़र एरिया और फिल्म कोफिशिएंट दोनों जो है आर्गुमेंटेड होते हैं, ठीक है। कोरोजिव लिक्विड को जनरली कहाँ पे रखते हैं, ट्यूब साइड में या सेल साइड में, तो कोरोजिव लिक्विड को ट्यूब साइड में रखते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो ट्यूब की कोरोजन भी हो जाएगा तो ट्यूब की प्लगिंग कर देंगे या उसको जो है एक तरह से ट्यूब को चेंज ही कर देंगे। लेकिन अगर सेल अगर कोरोड हो गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ट्यूब को बदलने में 10-15 हज़ार का खर्चा आएगा, लेकिन जो है सेल को बदलने में कई करोड़ लग जाएंगे, जितने का वो रहेगा उतना पूरा। LMTD एक तरह से काउंटर करंट और को करंट में सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो जो है काउंटर में ज़्यादा होगा, ठीक है। ट्रेंगुलर पिच एक तरह से लेआउट जो है स्क्वायर पिच से अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रेंगुलर पिच में जो है गिवन सेल डाया में मतलब ज़्यादा ट्यूब इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द ट्यूब पिच कंपेयर टू द ट्यूब डाया कैसी होनी चाहिए, तो 1.25 से लेके 1.5 के आसपास होना चाहिए। फ्लोटिंग हेड किस लिए होता है, तो ये दोस्तों यहाँ पे डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो है ट्यूब साइड और सेल साइड फ्लोट का ज़्यादा हो, कम से कम 50 डिग्री, ठीक है। LMTD करेक्शन फैक्टर का यूज किसके लिए होता है, तो मल्टी पास सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए होता है। फॉलिंग फैक्टर क्या है, तो एक तरह से एडिशनल रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो को बताता है आपका फॉलिंग फैक्टर, ठीक है। मिनिमम बफल स्पेसिंग इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर कितना होना चाहिए, तो 1/5 अपन सेल डायमीटर का होना चाहिए, ठीक है। वाटर यूज ऑफ कूलिंग मीडियम ड्यू टू कूलिंग मीडियम में वाटर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वाटर की जो है हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। करेक्शन इज अप्लाइड टू LMTD में करेक्शन जो अप्लाई होता है किसके लिए होता है, तो क्रॉस फ्लो के लिए यूज होता है। ये न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा है कि काउंटर करंट डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है जिसमें हॉट फ्लूइड इंटर कर रहा है 80 पे, आउट हो रहा है 60 पे, और कोल्ड फ्लो इंटर कर रहा है 20 पे और आउट हो रहा है 40 पे, तो LMTD निकालना है इसकी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 डिग्री आएगा LMTD। फॉर सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर विथ इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया द परचेज कॉस्ट पर यूनिट हीट ट्रांसफर, तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा। BWG का फुल फॉर्म पूछा है तो जो है बिर्मिंघम वायर गेज हो जाएगा। इन अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर हॉट फ्लूइड इज कूल्ड फ्रॉम 300 से 200 डिग्री और मतलब इन अ काउंटर करंट में, और जो कोल्ड फ्लूइड है वो 150 पे इंटर हुआ, 200 पे आउट हुआ, तो LMTD इसकी निकल के कितनी आएगी, तो 72 आ जाएगी, ठीक है। इन हीट एक्सचेंजर द टर्म अप्रोच का मतलब क्या हुआ, तो ये जो है टर्मिनल पॉइंट पे जो है टेम्परेचर डिफरेंस हॉट और कोल्ड का देखा जाता है, उसे ही अप्रोच कहते हैं, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूब ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग, तो ये फ्लोटिंग हीट प्रोवाइड कराने पे जो है प्रिवेंटेशन होगा। मल्टीपास हीट एक्सचेंजर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो मल्टीपास हीट एक्सचेंजर का यूज जो है इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट इन शॉर्ट ट्यूब में हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज करने में। BWG अगर कम है तो इसका मतलब है कि ट्यूब का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इफ़ द बेफल्स स्पेसिंग इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इंक्रीज देन रेनॉल्ड नंबर ऑफ सेल डाया फ्लूइड, तो बेफल की स्पेसिंग अगर आप बढ़ा दोगे तो जो है एक तरह से रेनॉल्ड नंबर जो है आपका जो है उस केस में जो है डिक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए रेनॉल्ड नंबर बराबर होता है रो बी डी अपन म्यू। आपने बेफल स्पेसिंग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि स्पेस बढ़ा दिया, तो स्पेस जब बढ़ा देंगे तो फ्लूइड की वेलोसिटी भी घट जाएगी, ठीक है। मतलब फ्लूइड की जो टर्बुलेंसी है वो घट जाएगी, जब टर्बुलेंसी घट जाएगी वेलोसिटी घट जाएगी तो आपका जो है
रेनॉल्ड नंबर भी घट जाएगा, क्योंकि रेनॉल्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो ये थोड़ा सा समझ सकते हैं इससे, ठीक है। LMTD करेक्शन फैक्टर मल्टीपास हीट एक्सचेंजर के लिए हमेशा जो है 1 से कम होता है। ऑटोमोबाइल रेडिएटर का यूज हम जो है हमेशा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए करते हैं। द फ्लो ऑफ एयर अक्रॉस हीटेड रेडिएटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये फोर्स कन्वेक्शन का, क्योंकि फ्लो ऑफ एयर अक्रॉस रेडिएटर के अक्रॉस एयर का फ्लो अपने आप नहीं हो जाएगा, वहाँ पे फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो जहाँ पे फोर्स लगाओगे वहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन होगा। नेक्स्ट है इन अ पाइप फ्लो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट वाल्व टू लिक्विड। यहाँ पे भी जो है पाइप में फ्लो हो रहा है, यानी कि फोर्सली पंप चला के ही कर रहे हैं तभी तो हो रहा है पानी का फ्लो या किसी भी लिक्विड का फ्लो पाइप में। तो यहाँ पे फोर्स पहले ही पकड़ में आ गया। दूसरा जो है हॉट वाल है, वाल पे हमारा जो है कंडक्शन का लगेगा, ठीक है। और लिक्विड है तो कन्वेक्शन हो जाएगा। तो फोर्स, कन्वेक्शन और कंडक्शन ये जो है तीनों लगेंगे। अगर कोई जो है पाइप के थ्रू कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसमें हीट ट्रांसफर जो होगा वो उसमें कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों होंगे, ठीक है। फोर्स में करें कि अगर एक पॉट को हीटिंग अ पॉट विथ वाटर ऑन अ स्टोव, तो ये किसकी वजह से होगा, तो ये नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से होगा। करें कि हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, तो हीट फ्लक्स कहते हैं। अगर हीट फ्लक्स नहीं है तो हीट ट्रांसफर जो है रेट अपन एरिया को थर्मल लोडिंग कह सकते हैं ना, 34वां। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर टेक प्लेस पर सेकेंड, मतलब कि हीट ट्रांसफर जो है एक तरह से और जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग है। जूल सेकेंड जो है एक तरह से किसकी यूनिट है, तो प्लांक कांस्टेंट की यूनिट है। डायरेक्ट कंटेक्ट हीट एक्सचेंजर का एग्जांपल क्या है, तो कूलिंग टावर है। TEMA का फुल फॉर्म क्या है, तो ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है। ये सिंबल किसका है, तो ये इस जो है स्प्लिट फ्लो का सिंबल है, ठीक है। ड्राई द क्लॉथ ऑन रोप, अगर कपड़ा आप जो है आप गीला कपड़ा अगर सुखा रहे हो किसी रोप पे, तो उसमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कौन सा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, यह तीनों होगा। ये आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे आपने कपड़ा धुला, जो है पूरा अच्छे से कपड़ा धुला, फिर उसको बाहर ले जाके रस्सी पे सुखा रहे हो, तो उस केस में जो है कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र लगेगा वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है 41वां, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है इसमें आया था बोंगई गांव में, ये बोंगई रिफाइनरी में ये क्वेश्चन आया था कि इन अ हीट एक्सचेंजर द हॉट लिक्विड इंटर विथ अ टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री एंड लीव एट 160 डिग्री, द कूलिंग फ्लूइड इंटर एट 30 डिग्री एंड लीव 110 डिग्री, द कैपेसिटी रेशियो ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। इसमें हीट कैपेसिटी निकालने का जो फार्मूला है वो THI दे रखा है 180, THO दे रखा है, मतलब जो जो टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड इनलेट का 180 है और हॉट फ्लूइड आउटलेट का 160 है, और जो टेम्परेचर कूलिंग जो इन हो रहा है वो 30 है और आउट हो रहा है वो 110 है। 30 नहीं, हाँ 30 और 110 है, ठीक है। तो देखिए CC अपन CH कर देते हैं तो कैपेसिटी निकल के आ जाते, तो CC हमारा 180 माइनस 160 करेंगे तो 20 आ जाएगा। CH 110 माइनस 30 करेंगे तो 80 आ जाएगा। दोनों का वो करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ये एकदम रट लीजिएगा कैसे ये है पूरा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर cold fluid enter at a 30 degree and leave at a 50 degree, where the hot fluid enter 150 degree and leave at 130 degree, the mean temperature difference यानी LMTD इसमें पूछा है। तो ये भी देखिए बहुत इजी है। इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो THI और TC आउट जो है, जो हॉट फ्लूइड इंटर कर रहा है और जो है कोल्ड फ्लूइड इंटर कर रहा है, और मतलब उसके अलावा जो है जो कोल्ड फ्लूइड आउट हो रहा है और जो हॉट फ्लूइड आउट हो रहा है, इन सब का डिफरेंस निकालेंगे।
अगर दोनों का जो है बराबर आ रहा है तो वो जो एक तरह से बैलेंस टाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होगा और उसका LMTD वही हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम। जैसे यहाँ पे 150 माइनस 50 किया तो 100 आ जाएगा, 130 माइनस 30 करेंगे तो जो है 100 आ जाएगा। तो दोनों जब 100 आए तो ये बैलेंस टाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हुआ और इसका LMTD 100 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एयर कैन बी हीटेड बाय स्टीम इन अ हीट एक्सचेंजर। तो ये डबल पाइप टाइप में जिसमें फिन्स जो है एयर साइड में लगेगा तब अच्छे से वो हीट होगी। NTU का फुल फॉर्म पूछा गया है तो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है, इसमें जो है 2 चीज़ें पूछा जाता है इसमें। जैसे ये थोड़ा टफ है, मान लो कि एकदम किस्मत ख़राब ही है तो ऐसा क्वेश्चन रखेगा, नहीं तो ऐसा नहीं रखेगा। फिर भी आपको जो है NTU निकालने का फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए, प्लस जो है इफ़ेक्टिवनेस। एक क्वेश्चन इसमें मैंने छोड़ दिया है, इफ़ेक्टिवनेस हीट एक्सचेंजर की कैसे निकालते हैं वो मैंने थोड़ा उसका न्यूमेरिकल नहीं कराया है। तो इफ़ेक्टिवनेस जैसे इसमें पूछ लिया था, जो है DRDO में पूछा था, इसरो में पूछा था इफ़ेक्टिवनेस निकालने का हीट एक्सचेंजर का, तो वो आपको थोड़ा सा देखना है। और NTU निकालते हैं कैसे, उसका फार्मूला क्या वो थोड़ा सा देखना है ना। जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि एक क्रॉस फ्लो टाइप एयर हीटेड हीटर जो है हैज़ अ सरफेस एरिया दे रखा है 50 मीटर क्यूब, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दे रखा है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम जो है या तो हॉट होगी या तो कोल्ड होगी, जो भी होगी वो 1000 वाट पर केल्विन दे रखा है। तो उसकी NTU पूछा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके जो है 3 जो है सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिए, पंप, कंप्रेसर और जो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इसके बाद जो है मैं डिस्टिलेशन टावर, रिएक्टर और स्ट्रिपर या जो है एडजॉर्प्शन कॉलम जो भी दिया है उनका जो है एक साथ वीडियो 4 सेक्शन का एक ही वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।